नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो यह हमारा लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 1 की वास्तविक संख्याओं से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि अंक 2 में पूछे जा सकते हैं, जो कि हमारा वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मिशन 2022 है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम अध्याय 1 की तैयारी करेंगे। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। यहां पर पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखिए। तो हमें इस प्रश्न में लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसा कि हम परिचित हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है दो संख्याओं का एचसीएफ को ज्ञात करने में। तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ जिन संख्याओं का ज्ञात करना होता है वो दो संख्याएं दी रहती हैं, जिन्हें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए और बी मान लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन। कहते हैं कथन के अंतर्गत कि हमें दो धनात्मक संख्याएं दी रहती हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार है कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन बी से छोटा है। तो इस को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहां पर हमें दो संख्याएं ए और बी दी रहती हैं। क्यू और आर दो संख्याएं हमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। तो यह हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न में बात करते हैं हम 867 और 255 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहां दी गई संख्याओं की यदि हम बात करें तो यहां पर दी गई संख्याएं जो हैं, हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं 867 और 255। यदि हम यहां पर बात करें कि इन दोनों संख्याओं में जो 867 संख्या है उसका मान 255 से बड़ा है, इसलिए हम यहां पर ए जो संख्या है वो 867 को मान लेते हैं तथा बी जो है हम 255 को अर्थात छोटी संख्या को मान लेते हैं। जैसा कि अब बात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यदि हम बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए होती है, यदि हम इसमें वैल्यू को पुट करें तो ए की वैल्यू हमारे पास है 867 बराबर बी की वैल्यू है 255। हम 255 में किस संख्या का गुणा कर दें कि 867 प्राप्त हो जाए या 867 के हम करीब पहुंच जाएं। तो इसके लिए हम यहां रफ में देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यदि हम 255 से 867 में हम भाग देते हैं, 255 से यदि 867 में भाग देते हैं तो हम जानते हैं 25 तिया 75, 25 चौको 100 ज्यादा हो जाएगा, 25 तिया 75। तो 3 से करते हैं 5 3 15,
5 3 15 16 और 3 दूनी 6 और 1 7 765 आता है। माइनस यदि हम करें तो यहाँ 5 2 7 मिलता है, 0 मिलता है और यहाँ पर 1 मिलता है, हमें मिलता है 102। तो ये जो है 102 हमें शेषफल मिला, ये R है और ये हमारा कहलाता है Q। तो यहाँ पर दो अद्वितीय संख्याएं हमें 3 मिल गई, ये पूर्ण संख्या है 3, प्लस हमने इसमें क्या जोड़ दिया, शेषफल 102 को प्लस कर दिया। यहां हम लिखते हैं, चूंकि एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या प्रोसीजर करते हैं कि यहां पर हम तब तक इसका भाग देते रहते हैं जब तक कि हमें यह शेषफल जो है वो 0 नहीं प्राप्त हो जाता। अब इस केस में हम लिखेंगे, चूंकि R बराबर जो संख्या है 102 वह बराबर नहीं है 0 के, इसलिए इस प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में हम क्या करते हैं, इस संख्या 255 को हम A मान लेते हैं और 102 को हम B मान लेते हैं। तो यहां पर हम हल करते हैं, पुनः से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो 255 को हम A मान के लगाएंगे और यहाँ पर 102 को हम B मान के लगाएंगे। तो अब 102 से हम भाग देते हैं 255 में, तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 दूनी 20 दो बार ही जाएगा, तो 2 दूनी 4 204 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगी हमारे पास 51। यहाँ पर अभी भी R का मान 0 नहीं हुआ और ये हमारा Q का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 102 गुणित 2 धन 51, यहाँ लिखेंगे चूंकि R बराबर 51 बराबर नहीं है 0 के, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो हम फिर से करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है 102, इसको अब हम A मानेंगे और B मानेंगे हम 51 को। तो यहाँ पर हम करेंगे कि 102 बराबर होगा 51 गुणित, तो हम चूंकि जानते हैं 51 दूनी 102 होता है, धन यहाँ पर अब क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके बाद यहाँ पर शेषफल जो है वह 0 हो गया। हम लिखेंगे चूंकि यहाँ R बराबर क्या हो गया 0 है, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, अर्थात हम भाग देना अब बंद कर देंगे और हमें यहीं से मिल जाता है HCF इन दोनों संख्याओं का 867 और 255 का। क्या हो जाएगा, यह जो संख्या है हमारी यहाँ पर 51, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये हमारा निकल के आता है आंसर कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वह हमारा होगा 51। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें संख्या दी है 135 और 225। तो यहाँ हम सबसे प्रथम लिखते हैं कि यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि संख्या जो 225 है, इसका मान जो है वह 135 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करते हैं, A को 225 मान लेते हैं और B को मान लेते हैं 135। चलिए अब लगाते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं प्रमेयिका से। चलिए तो A बराबर होता है BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसमें हम मान रखते हैं। तो A का मान है 225 बराबर 135। अब हमें इसमें संख्या में करना है गुणा, तो 135 दूनी 270 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 135 से कम 135। अब यदि हमने 225 में 135 से भाग दिया, कितने बार गया, एक बार, तो 135। यदि हम इनको घटाते हैं तो हमें मिलता है 0, यहां मिलेगा 9
और यहाँ मिलता है 0, तो हमें क्या मिलता है, शेषफल 90 मिलता है। और ये शेषफल जो है r का मान जो है वह 0 नहीं है, तो चूंकि r बराबर 90 जो है वह बराबर नहीं है 0 के, इसलिए इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अब हम a की वैल्यू मानते हैं 135 और b की वैल्यू हम मानते हैं 90। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस 90 से अब हम भाग देते हैं 135 में, तो 9 दूनी 18, 180 ज्यादा होगा तो एक बार ही जाएगा, 90 एकम 90, और यहाँ बचता है 5, यहाँ आता है 4 और ये 0, तो बचता है शेषफल r बराबर 45। फिर भी यह शेषफल 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि हमने माना था संख्या 135 को a माना है, 90 को हमने b माना था, 90 में हमने 1 का गुणा किया और हमें शेषफल मिला 45। यहाँ फिर से हमने वही चर्चा करी कि यहाँ पर जो r का मान है वह 45 है, 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो r है, चूंकि r बराबर 45 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए पुनः से हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब हम 90 जो संख्या है उसको a मानेंगे, 45 को हम b मानेंगे और इसमें गुणा करेंगे। तो हम जानते हैं 45 का दुगना कितना होता है, 90 होता है, तो 90 मिल गया और शेषफल क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि चूंकि r बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए इस प्रक्रिया को हम यहीं रोक देते हैं, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, यहीं इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। इसलिए HCF जो हुआ इन दोनों संख्याओं का 225 और 135 का, वह HCF होगा हमारा कितना, 45, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस 45 की वजह से ये क्या हुआ है, 0 हुआ है, इसलिए यह संख्या जो होगी हमारा HCF होगी। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब क्या करना है, इस 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की संख्या कैसी है, समान है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो हमें उन अधिकतम स्तंभों की संख्या को ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना स्तंभों की समान संख्या x है। हमने मान लिया कि जिनमें इनको मार्च करना है, इस प्रकार के स्तंभों की संख्या जो है वो क्या है, x है। ऐसे कितने स्तंभ है, x स्तंभ है जिनमें यह क्या कर रहे हैं, आर्मी बैंड वाले क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इन 32 सदस्यों को इन x स्तंभों में क्या किया, खड़ा किया। इस तरीके से 32 सदस्यों को इन स्तंभों में खड़ा किया, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है भैया कि इनके स्तंभों की संख्या कितनी है, x है, लेकिन हमें इनकी पंक्तियों की संख्या नहीं पता कि इन 32 सदस्यों को खड़ा करने में हमें कितनी पंक्तियां लगाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि इन पंक्तियों की संख्या क्या है, y है। हमने मान लिया कि 32 सदस्यों को आर्मी बैंड में समान स्तंभों के पीछे खड़ा करने में पंक्तियों की संख्या जो होगी वो y होगी। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि संख्या यदि y पंक्तियों की है और यदि संख्या y पंक्तियों की है और स्तंभों की संख्या x है, तो x और y का जो गुणनफल होगा वह हमारा किसके बराबर होगा, 32 सदस्यों के बराबर होगा। साथ ही यदि हम बात करें इन 616 सदस्यों को, अब 616 सदस्यों को हम इसी के पीछे क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, जो मार्च करेंगे इसके पीछे इस तरीके से स्तंभों में, स्तंभों की संख्या समान है। तो अब इनकी पंक्तियों की भी
हमें संख्या पता नहीं, और इनकी पंक्तियों की संख्या को हमने मान लिया कि इनकी संख्या क्या है, जेड है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो स्तंभ तो हमारे एक्स थे और इनकी पंक्तियों की संख्या 616 सदस्यों के लिए क्या है, जेड है। तो हम कह सकते हैं एक्स और जेड का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 616 होगा। चलिए हमें बात करना है इन अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमें x की वैल्यू यहां से ज्ञात करना है। तो हम यहां देखते हैं कि जो x संख्या है वह इन दोनों संख्याओं में क्या है, उभयनिष्ठ है। x संख्या जो है इन दोनों में उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ संख्या का मान ज्ञात करना हम HCF से ज्ञात कर सकते हैं। उभयनिष्ठ संख्या का मान जो है हम HCF से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में इसलिए हम दी गई संख्याओं का हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं 32 और 616 का। तो इनका हम HCF ज्ञात करके इन अधिकतम स्तंभों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि यहां 616 जो है वह बड़ी है संख्या 32 से, इसलिए a बराबर होगा 616 और b बराबर होगा हमारा 32। अब हम चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ चुके हैं इसलिए हम यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो a बराबर होता है b क्यूब b अर्थात 32। अब हमें बात करना है कि हम 616 में 32 से भाग दें। 616 में हमें क्या करना है, 32 से भाग देना है, 32 से। तो हम चूंकि जानते हैं कि 32 दूनी 64 होता है, तो यहां पर 32 दूनी 64 होगा। तो 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 से कम 32 यहां पर माइनस करते हैं। तो यहां बचेगा हमारा 9 बचेगा, और यहां पर हमने एक कैरी दी, 3 और 4 2 बचेगा। हम उतारते हैं 6 को। अब हम बात करते हैं 32 धाम ज्यादा हो जाएगा 320, तो 32 नंबर 9 से करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, और यहां पर हमें बचता है 8 दूनी 16। यहाँ पर एक कैरी दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाग तो दिया, तो भाग देने पर हमें Q प्राप्त हुआ और ये हमारा क्या मिला, R, और R का मान अभी 0 नहीं है। 32 में 19 का गुणा करना पड़ेगा, साथ में ही हमें इसमें 8 को जोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि हम कह सकते हैं यहाँ R बराबर 8 जो कि बराबर नहीं है 0 के, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, पुनः से आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब R का मान 0 नहीं होता है तो हम इस संख्या को A मान लेते हैं और इस संख्या को B मान लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब A बराबर हो जाएगा, तो 32 बराबर हो जाएगा हमारा 8 गुणित, और हम जानते हैं 8 की टेबल में 8 चौको 32 आता है, तो 0 इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर चूंकि R बराबर 0 है इसलिए इस प्रक्रिया को हम यहीं रोक देते हैं। अतः जो HCF होगा दोनों संख्याओं का 32 और 616 का, वह HCF क्या होगा हमारा 8 होगा, क्योंकि इस संख्या 8 के कारण यह संख्या क्या हुई है, 0 हुई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें आरवी बैंड के सदस्य क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, उनकी संख्या क्या होगी, हमारी 8 होगी। अगले प्रश्न को हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो, समान हो, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। यदि हम इस प्रश्न को देखें, एक परात को यदि हम देखें इस तरीके से, यदि मान के चलो हमारे पास एक परात है, ठीक है, और इसमें हम बर्फियों की ढेरियों को क्या करते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं।
बर्फी जो जमाएंगे हम कि एक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है कि एक ढेरी में जो बर्फियां हैं वह कैसी हैं, समान है। बर्फियों की संख्या एक ढेरी में समान है। यहाँ पर बर्फियों की संख्या क्या है, एक ढेरी में समान है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि जो समान बर्फियों की संख्या है एक ढेरी में, वह संख्या हमारी x है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम काजू की बर्फियों को जमाना स्टार्ट करते हैं। यदि ये मान के चलिए काजू की बर्फियां हमने जमाई है इस ट्री में, तो बर्फियों की संख्या तो x है। काजू की बर्फियां जब हमने जमाई तो यहाँ पर एक स्तंभ हुआ, दूसरा स्तंभ हुआ, तीसरा स्तंभ हुआ। इस तरीके से हमें पता नहीं कि कितने स्तंभ लगाएंगे जब जाके 420 काजू की बर्फियां होंगी। तो मान लिया कि यहाँ पर y स्तंभों को लगाने पर हमें काजू की बर्फियां क्या होती हैं, जम जाती हैं प्रत्येक में, यदि हम x बर्फियों को रखते हैं, समान संख्या में बर्फियों को रखते हैं। साथ में इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जमाना स्टार्ट करते हैं हम बादाम की बर्फियों को। इस तरीके से बादाम की बर्फियों को जमाएंगे। चूंकि हमने देख चुके हैं कि इनमें बादाम की बर्फियां जो होंगी वो एक सी बर्फियां एक ढेरी में जमाई जाएंगी। तो अब हमें ये पता नहीं कि यहाँ पर ढेरियों की संख्या क्या होगी, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ढेरियों की संख्या क्या है, z है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x का यदि y में गुणा करेंगे, यहाँ पर हम x का गुणा यदि हम y में करते हैं तो हमें क्या मिलती है, काजू की बर्फियां मिलती हैं, जो कि काजू की बर्फियां क्या है, 420 है। तथा हम बात करेंगे कि यदि हम x का z से गुणा करते हैं, यदि x का गुणा करें यदि हम z से, तो हमें मिलता है क्या, 130 बादाम की बर्फियां मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें बात करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो प्रत्येक ढेरी है, इस ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या है। तो ढेरी में बर्फियों की संख्या अर्थात हमें यहाँ पर x का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखें इस प्रश्न में, तो यहाँ x जो है दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में जो x है वो क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ संख्या का मान हम HCF से फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। और हम क्या करते लेते हैं कि एक ढेरी में जो बर्फियों की संख्या है उनकी संख्या को पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर HCF हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 420 जो है बड़ा है 130 से, इसलिए A बराबर हमारा होगा 420 और B बराबर होगा हमारा 130। चलिए हम देखते हैं। तो A बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यदि हम बात करें प्रमेयिका से, तो ए का वैल्यू है 420, ए बराबर बी क्यू, बी मतलब 130। अब क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम देखें कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 39 हो गया। 39 में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो 400 और 20 और है, तो 20 और 10 30, 30 और हमें जोड़ना पड़ेगा। 13 ती 39, 3 का गुणा करने के बाद हमें इसमें 30 को जोड़ने पर हमें 420 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि r बराबर 30 जो है बराबर नहीं है 0 के, इसलिए हम इस प्रक्रिया को पुनः आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इस 130 को अब a मान लेंगे और इस 30 को हम b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 130 बराबर होता है 30 गुणा, अब हम चूंकि जानते हैं तीचों के 12 होते हैं, तो ये हो गया 4 3 12 120, 120 धन 10 तो आ जाता है 130। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, पुनः देखते हैं कि 30 जो है r का मान है और यहाँ पर r का मान जो है 0 नहीं हुआ है। r बराबर जो 10 है बराबर नहीं है 0 के, इसलिए हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 30 को हम a मान लेते हैं और इस r के मान को हम b मान लेते हैं अगली संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 30 बराबर होगा 10 गुणा
चूंकि हम जानते हैं 10 दिया 30 होता है, हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 है, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, इस प्रक्रिया को हम यहीं रोक देते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वह हमें मिल जाता है कितना, 10। HCF हमें क्या मिलता है, 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात हमें ये पता चल गया कि एक ढेरी में जो बर्फियां हम जमा रहे थे इस तरीके से, एक ढेरी में जो बर्फियां हम इस तरीके से जमा रहे थे, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 10 है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर प्रश्न है कि दर्शाइए कि, दर्शाना है हमें कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहां पर हमें इसको सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो हम यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दो संख्याओं की बात करी जाती है, a और b की। तो हम यहां पर a और b को लेके चलेंगे और साथ ही यहां पर जो संख्या दी है q के साथ, इसमें यहां पर लिखा हुआ है 2q और 2q + 1। तो यदि हम यहां पर q के साथ देखें तो क्या लिखा है, 2, यहां पर q के साथ 2 लिखा है। हम चूंकि जानते हैं bq होता है हमारा फॉर्मूले में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, इसलिए हम b की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां हम लिखते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। b की वैल्यू हमने 2 मान ली। अब हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यदि हम बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर bq + r, वेयर जहां पर r का मान जो है बड़ा या बराबर होता है 0 से, लेकिन छोटा होता है b से। यदि हम इसमें इसके मान को रखें, b के मान को यहाँ पे रख दें, तो a बराबर हमें मिलता है 2q + r, r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और b का मान 2 है, 2 से छोटा, और इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। चूंकि हम लिखते हैं कि चूंकि जो r का मान है वो क्या है, 2 से छोटा है, 0 से बराबर है या 0 से बड़ा है, इसलिए r के जो संभावित मान होंगे, r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या हो सकते हैं भैया, हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कैसा है, छोटा है। इसलिए r के संभावित मान 0 और 1 मिलता है, 0 और 1 मिलता है, और इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में r के मान रखने पर, तो r के मान रखते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ a बराबर हो जाएगा, r का मान हम रखते हैं क्या, 0, तो r का मान 0 रखने पर मिलता है 2q + 0, तो क्या मिलेगा, 2q मिलेगा। समीकरण 2 नाम दे देते हैं, तथा a बराबर हमें मिलता है 2q और r का मान हम 1 रख देते हैं, तो मिलता है 2q + 1, इसको दे देते हैं समीकरण 3। और हम यहाँ देखते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कहते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से किसी धनात्मक समपूर्णांक को 2q तथा
सम पूर्णांक को 2q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं Q एक पूर्णांक है और किसी पूर्णांक में 2 का गुणा करने पर हमें वह सम संख्या मिलती है। साथ ही यदि 2Q एक सम संख्या है और सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें मिलती है एक विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सम पूर्णांक को हम 2Q के रूप में लिख सकते हैं और विषम पूर्णांक को हम 2Q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर 2 वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। जय हिंद, जय भारत।